तो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, रात को एक जो है 11 बजे के लगभग आपका एक सीईटी सेल के ऊपर बीएससी नर्सिंग का जो आपका कैप राउंड या फिर मॉपअप राउंड सेकंड था ना, तो उसका रिजल्ट रिलीज हो चुका है 2023-24 के लिए। तो उसके रिगार्डिंग हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि अगर आपको कैप राउंड 4 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका है तो अब आगे आपको क्या प्रोसीजर करना होगा। उसके बाद अगर आपको कैप राउंड 4 तक कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो आप कॉलेज के अंदर जाके सीधा एडमिशन किस तरह से ले सकते हो, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए। यहाँ पर आपको बेटरमेंट के लिए जाने का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर अगर सीट मिला है तो आपको फीस कितना पे करना पड़ेगा, अगर आपको किसी अदर कैटेगरी का या फिर अदर कोटा का सीट अलॉट किया गया है तो आपको क्या यहाँ पर कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर देखिए अभी तक आपको कोई सीट मिला है लेकिन आप स्पॉट राउंड के अंदर जाना चाहते हो तो आप एलिजिबल हो या नहीं हो, तो उसके रिगार्डिंग हम पूरा का पूरा डिटेल में बात करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिए, देखिए आपका जो लास्ट डेट है ना ज्वाइनिंग का, तो 16/10/2023 है। अप टू 5:30 PM तक आप कॉलेज के अंदर जाके जो अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हो। जिन बच्चों का यहाँ पर कैप राउंड 2 जो हुआ है ना, अभी मॉपअप राउंड 2 का जो कैप राउंड हुआ है ना, तो उसके बारे में आपको अगर सीट अलॉटमेंट हुआ है तो आप यहाँ पर जाके जो है अपना एक कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो, फिर वहाँ पर जाके अपना रिटेंशन फॉर्म फिल कर सकते हो 16/10/2023 अप टू 5:30 PM तक, इंक्लूडिंग हॉलीडेज। मतलब अगर कोई छुट्टी का दिन भी आ जाता है ना तो भी आप वहाँ पर जाके अपना एडमिशन जो है कंप्लीट कर सकते हो। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास पूरे के पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट आपके पास कौन कौन से होने चाहिए उसका भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको पूरा का पूरा फीस देना पड़ेगा और फीस आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्मेट में सबमिट करना पड़ेगा। तो डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए। देखिए सबसे पहले सिलेक्शन लिस्ट को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बच्चा नजर आ जाएगा जिसका कि ओपन वुमेन के थ्रू सीट अलॉटमेंट हो चुका था। कॉलेज ऑफ नर्सिंग मुंबई जो है, यहाँ पर इस बच्चे ने रिटेंशन फॉर्म दे दिया था, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद एक बीजे नर्सिंग कॉलेज वाला स्टूडेंट है पुणे के अंदर, इसने भी यहाँ पर रिटेंशन दे दिया है। उसके बाद देखिए एक ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट था, इसको ओपन कैटेगरी का सीट अलॉटमेंट हुआ था। ईएमडी क्यों आया था? क्योंकि इसने ओपन कैटेगरी का सीट ले लिया था, ज़्यादा स्कोर था, और अपना जो एक सीट है जो कि नीचे ईएमआर वाला बच्चा है ना, तो उसे डोनेट किया था, यानी कि अपनी कैटेगरी का कम स्कोर वाला बच्चा है उसे अपना सीट जो है डोनेट किया था। खुद इसने ओपन कैटेगरी का सीट ले लिया था, इसलिए ईएमडी है, तो इसका कोई इफेक्ट आपको स्कॉलरशिप के ऊपर नहीं पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपकी कैटेगरी जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था वहाँ पर अगर अपनी कैटेगरी आपने एक्यूरेट फिल किया, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो आपको यहाँ पर सामने ईएमडी आ रहा है, फिर अगेंस्ट ईडब्ल्यूएस आ रहा है, अगेंस्ट SC/ST आ रहा है, अगेंस्ट फिजिकल हैंडीकैप आ रहा है ना, तो उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। स्कॉलरशिप आपको 100% मिल जाएगा। तो उसके बारे में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए इस बच्चे ने जो है ईएमडी इन्होंने सीट ले लिया था, लेकिन जीएमसी नर्सिंग नागपुर इसका कैंसिलेशन हो चुका था। ये तो हो सकता है कि इसको राउंड 1 प्लस राउंड 2 प्लस राउंड 3 जो हुआ था ना, उसके अंदर सीट अलॉटमेंट हो गया होगा, इसने वहाँ पर जाके ज्वाइनिंग नहीं किया होगा, या फिर इसने एडमिशन ले लिया था लेकिन इसने जो है लास्ट राउंड का जो कैंसिल करने का एडमिशन का डेट था ना, तो उससे पहले एडमिशन कैंसिल कर दिया होगा, इसलिए इसके नेम के सामने आपको यहाँ पर कैंसिल नजर आ रहा है। नहीं कि जिन बच्चों ने एडमिशन लेके कैंसिल किया है या फिर जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट हो चुका था लेकिन उन्होंने कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया है, तो उनके सामने आपको कैंसिल नजर आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। रिटेंशन का मतलब इन्होंने एडमिशन कंफर्म कर लिया है। जिनके नेम के सामने कैंसिल नजर आ रहा है तो उन्होंने अपना एडमिशन जो है कैंसिल किया है, इसका मतलब यही निकल कर आ जाता है। देखिए उसके बाद अगर आपको फ्रेश अलॉटमेंट हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको 4th राउंड के अंदर ही सीट जो है नया कॉलेज के अंदर या फिर जो भी पुराने कॉलेज थे वहां पर आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ पर चॉइस नॉट अवेलेबल क्यों आ रहा है। एक तो हो सकता है कि इस बच्चे ने राउंड 1 प्लस राउंड 2 प्लस राउंड 3 जो है ना, अभी तक प्लस राउंड 4 के लिए कुछ न्यू कॉलेज आए थे ना, तो यहाँ पर जितने भी न्यू कॉलेज ऐड हो चुके थे तो यहाँ पर इस बच्चे ने चॉइस नहीं दिया, इसलिए इसको यहाँ पर चॉइस नॉट अवेलेबल आ रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इस बच्चे ने कुछ ही सेलेक्टिव कॉलेज या फिर 1 या 2 ही कॉलेज डाल दिए होंगे और वो कॉलेज इसके कट ऑफ रैंक के अंदर नहीं आते, तो इसलिए यहाँ पर चॉइस नॉट अवेलेबल इस तरह से मेंशन आ रहा है। इस बात का ध्यान रखिए। देखिए अगर आपके नेम के सामने सिर्फ कॉलेज का नेम आ रहा है ना, तो आप पकड़ के चल सकते हो कि उसी कॉलेज के अंदर आपको जो है फ्रेश सीट अलॉटमेंट हो चुका है। नीचे आपको देखने को भी मिल जाएगा कि कई बच्चों ने सिर्फ उसी कॉलेज का नाम डाल दिया होगा, तो उन्हें राउंड के अंदर जो है फ्रेश अलॉटमेंट भी हो गया होगा। अगर आप पूरा लिस्ट देखिए, यहाँ पर आपको एक बच्चा नजर आ जाएगा जो कि स्टूडेंट है। देखिए यहाँ पर एनटीसी कैटेगरी का है, लेकिन इसे अगेंस्ट फिजिकल हैंडीकैप, यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप का सीट है ना, वो इसे एनटीसी कैटेगरी के थ्रू मिल चुका है। जीएमसी नर्सिंग औरंगाबाद, यानी कि औरंगाबाद के अंदर जो जीएमसी नर्सिंग का कॉलेज है ना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नर्सिंग का जो है ना औरंगाबाद के अंदर छत्रपति संभाजी नगर, तो वहाँ पर इसे सीट अलॉटमेंट हो चुका है। लेकिन जो फिजिकल हैंडीकैप का सीट था ना, वो सीट इसे अलॉटमेंट किया गया है, क्योंकि इस कैटेगरी का जो वो वाला सीट था ना, तो उस कोटा के थ्रू अप्लाई करने वाला कोई भी स्टूडेंट नहीं था, इसलिए इस बच्चों को यहाँ पर जो है फ्रेश अलॉटमेंट हो चुका है। यानी कि इस बच्चों को अभी तक कोई सीट नहीं मिला था, बस अभी इसी राउंड के अंदर इस बच्चों को इस कॉलेज के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। इस
बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए उसके बाद अगर हम बात करें कि आपको यहाँ पर मतलब बेटरमेंट के लिए जा सकते हो या नहीं, तो देखिए आपको अभी बेटरमेंट का कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो बीएससी नर्सिंग है ना, इसके लिए अभी रूल क्या है कि आप यहाँ पर फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिला, मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपको एक्स नाम का कॉलेज मिला, तो आप इसे ज्वाइन करके सेकंड राउंड के लिए जा सकते हो। सेकंड राउंड में कोई वाई कॉलेज मिला तो आप फर्स्ट राउंड में अपना डीडी या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है वो रिटर्न लेके वाई कॉलेज के अंदर जाके आप ज्वाइनिंग करके फिर से एक बार थर्ड राउंड के लिए बेटरमेंट को जा सकते हो। लेकिन थर्ड राउंड में आपको कोई डब्ल्यू नाम का या फिर फी नाम का कॉलेज मिल जाता है। मान लीजिए थर्ड राउंड में आपको थर्ड टाइम डब्ल्यू नाम का कॉलेज मिला, तो आपको एक कॉलेज लेना कंपलसरी होता है, इसके बाद आप बेटरमेंट के लिए नहीं जा सकते। एक तो आपको सीट लेना पड़ेगा या फिर छोड़ना पड़ेगा, और वही रूल आपका फोर्थ राउंड के लिए है। अगर आपको यहाँ पर जो भी सीट अलॉटमेंट हो चुका है, तो आप यहाँ पर जो फोर्थ राउंड में आपको एक्स वाई नाम का कोई भी कॉलेज मिला है, मान लीजिए कि अभी जो चौथा राउंड है ना फोर्थ राउंड, इसके अंदर कोई एक्स नाम का कॉलेज मिला है, तो आपको एक कॉलेज जो है यहाँ पर ज्वाइन करना ही होगा, एडमिशन लेना ही होगा। अगर आप नहीं लोगे तो आपको सीधा 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। देखिए सेम लाइन मैंने जो है थर्ड राउंड के लिए बोल दिया था, लेकिन क्या हुआ था, लकीली कुछ कॉलेज को परमिशन मिल चुका था, तो न्यू कॉलेज आप ऐड कर सकते थे और फोर्थ राउंड के अंदर फिर से आपको सीट अलॉटमेंट हो गया होगा। लेकिन देखिए आगे चल के अगर कुछ न्यू कॉलेज को परमिशन मिल जाता है तो उस कॉलेज के अंदर आप एडमिशन कर सकते हो। लेकिन अभी तक राउंड 4 तक जितने भी कॉलेज एडमिशन के लिए अवेलेबल थे, तो उन कॉलेज में आप अभी तक एडमिशन नहीं कर सकते हो। अगर आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 प्लस राउंड 4 के अंदर कोई भी ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट हो चुका है, तो आप जो है अभी तक जितने भी कॉलेज को परमिशन मिला है उनके अंदर अभी स्पॉट राउंड में या फिर आगे कंटिन्यू अगर कोई राउंड हो गया तो वहां पर आप एडमिशन नहीं कर सकते हो। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। तो आप अभी बेटरमेंट के लिए नहीं जा सकते हो, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपने सिर्फ यहाँ पर आपके नेम के सामने चॉइस नॉट अवेलेबल अभी भी नजर आ रहा है ना, तो आप सीधा स्पॉट राउंड के अंदर जाके अपना जो फेवरेट कॉलेज है उसके अंदर अगर स्पॉट की सीट बची हुई मिलेंगी तो वहाँ पर सीधा जाके आप ओपन कैटेगरी का फीस पे करके एडमिशन ले सकते हो। अगर स्कॉलरशिप की बात करें हम, तो अगर आपको यहाँ पर फोर्थ राउंड के अंदर ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट हो चुका है या फिर किसी के राउंड के अंदर अगर आपको ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट हो चुका है बीएससी नर्सिंग के लिए, तो आपको यहाँ पर 100% जो है स्कॉलरशिप मिल जाएगा। आपको इसके बारे में कोई भी बात सोचने की जरूरत नहीं है। बस अगर आप ओपन ईडब्ल्यूएस पीजे कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपका इनकम 8 लाख पर ईयर से कम होना चाहिए, आपके पास पूरे के पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो कि आपको स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड है, तो आपको यहाँ पर 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हो तो भी आपको यहाँ पर पूरा का पूरा 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपका इनकम 8 लाख पर ईयर से ज्यादा है तो फिर आपको ओपन कैटेगरी का ही फीस देना पड़ेगा, आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। लेकिन जो भी स्कॉलरशिप के रूल है उसके अंदर अगर आप फिट बैठते हो तो आपको पूरा का पूरा स्कॉलरशिप मिल जाएगा। इसके बाद देखिए अभी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको सीईटी सेल का जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था ना एग्जाम देने के लिए, तो उसका एक प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। सेकंड नंबर अगर हम डॉक्यूमेंट का बात करें तो आपके पास यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए जो कि आपने सीईटी सेल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था ना काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट के लिए, उसका भी प्रिंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर थर्ड डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए जो कि आपका सीईटी का एग्जाम आपने दे दिया था ना उसका। उसके बाद फोर्थ नंबर का डॉक्यूमेंट वही रहेगा कि आपके पास सीईटी का जो आपने एग्जाम दिया था ना बीएससी नर्सिंग के लिए, तो उसका एडमिट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे बात करें तो 10th क्लास का जो आपका एक मार्कशीट होता है वो भी चाहिए। उसके बाद आपका एक पासिंग जो सर्टिफिकेट होता है ना वो भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि पासिंग सर्टिफिकेट जो होता है ना 10th क्लास का तो उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होता है, तो प्रूफ के लिए आपके पास वो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद सेम आपको 12th क्लास यानी कि एचएससी जो बोर्ड है ना आपका, उसके भी आपके पास मार्कशीट दोनों के दोनों होने चाहिए, जो कि पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ वाला जो मार्कशीट होता है ना वो भी आपके पास होना चाहिए 12th क्लास का भी। 12th क्लास के बाद नीचे अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपके पास कास्ट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। कास्ट के बाद आपके पास वैलिडिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हो, ओपन कैटेगरी के हो तो आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगर आप पीजे एनटी के अंदर आते हो, पीजे एनटीबी एनटीसी एनटीडी या फिर ओबीसी एसबीसी इन कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपके पास एक एनसीएल यानी कि नॉन क्रिमिलियर भी होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिए। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट बात करें आपके ओपन कैटेगरी लेकिन आपका इनकम 8 लाख पर ईयर से कम है, तो आपने ईडब्ल्यूएस के थ्रू अगर फॉर्म फिल किया था तो आपके पास ईडब्ल्यूएस या फिर ईबीसी का डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए, तभी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अदरवाइज आपको पूरा का पूरा ओपन कैटेगरी का फीस पे करके वहां पर एडमिशन लेना पड़ेगा, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें कि आपके पास कोई स्पेशल रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट के अंदर आपको कोई सीट अलॉटमेंट हो चुका है, आप पीडब्ल्यूडी के अंदर आते हो, आपको पीडब्ल्यूडी का सीट मिला है, या फिर अगर आप फिजिकल हैंडीकैप में आते हो तो आपको फिजिकल हैंडीकैप, या फिर अगर आप हिल एरिया में आते हो, D1 में आते हो, D2 में आते हो, या फिर महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर के अंदर भी अगर आप आते हो तो भी आपके पास वो कैटेगरी का पूरा डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए। या फिर अगर आप माइनॉरिटी में आते हो तो आपका माइनॉरिटी का भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी आपको उस माइनॉरिटी के कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा। लेकिन अभी ये फोर्थ राउंड के अंदर क्या हुआ है कि उस माइनॉरिटी के या फिर उस कैटेगरी के बच्चों ने जो कि पीडब्ल्यूडी हिल एरिया उन्होंने अप्लाई नहीं किया था, इसलिए जो नॉर्मल कैटेगरी के स्टूडेंट थे ना तो उनके कैटेगरी के बच्चों को भी यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर
कैटेगरी का ही फिल किया था, सिर्फ आपने कोई भी मतलब अदर रिजर्वेशन के लिए अप्लाई नहीं किया था ना, तो आपको यहाँ पर कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। मान लीजिए कि आपने एनटीसी कैटेगरी के थ्रू फॉर्म फिल किया था, नॉर्मली रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने चॉइस फिलिंग एनटीसी कैटेगरी का ही दे दिया था, लेकिन आपको फिजिकल हैंडीकैप का सीट अलॉटमेंट हो चुका है एनटीसी कैटेगरी के थ्रू, तो आपको यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप का कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखिए, चाहे फिर आपको डिफेंस 1 का भी क्यों ना हो, आपको डिफेंस 1 का भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। आपको वो सीट जो उस रिजर्वेशन के बच्चे ने अप्लाई नहीं किया इसलिए उनका सीट आपको दिया गया है, आपको उस कैटेगरी का डॉक्यूमेंट नहीं देना है, आपको अपने जो नॉर्मल कैटेगरी है ना वही डॉक्यूमेंट वहां पर सबमिट करने पड़ेंगे। अगर आपको अगेंस्ट जाके सीट मिल रहा है किसी कोटा का, तो आपको वहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा। अगर अगेंस्ट में सीट मिल रहा है, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही उसी कैटेगरी में फिल किया है ना, तो उसके ऊपर आपको चाहिए देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक एससी कैटेगरी का स्टूडेंट दिख रहा है आपको एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी एससी नजर आ रहा है, अगेंस्ट फिजिकल हैंडीकैप एससी इस तरह से मेंशन आ रहा है ना जीएमसी नागपुर, तो इस बच्चे ने जो है हो सकता है कि इसने जो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना वो पीडब्ल्यूडी से नहीं फिल किया था, लेकिन इसको पीडब्ल्यूडी के अगेंस्ट जाके अगेंस्ट फिजिकल हैंडीकैप का सीट मिल चुका है, तो इसको कोई भी मतलब पीडब्ल्यूडी का डॉक्यूमेंट यहां पर देने की जरूरत नहीं है। या फिर यहां पर एक बच्चा है जो कि फीमेल है, ओपन का सीट मिला है वुमन कोटा के थ्रू, अगेंस्ट माइनॉरिटी बोल रहा है ना, तो एक माइनॉरिटी का कॉलेज है, लेकिन यहां पर अगेंस्ट माइनॉरिटी का सीट मिला है, तो इसको कोई भी माइनॉरिटी का डॉक्यूमेंट यहां पर देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगेंस्ट सीट मिलता है ना, तो इसको आपको यहां पर अपने कैटेगरी के जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है वही देने पड़ते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये डॉक्यूमेंट आपको यहां पर सबमिट नहीं करना है। उसके बाद देखिए आपके पास 3 या 5 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ होने चाहिए, जो कि आपके एडमिट कार्ड के ऊपर थे, सेम वही फोटो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद आपको फीस जो है डीडी के अंदर यानी कि डिमांड ड्राफ्ट के अंदर बनानी पड़ेगी। अभी डीडी किस तरह से बनानी है, आपका बैंक के अंदर अकाउंट होना चाहिए, वहां पर जाके आपको चेक देना पड़ेगा। जब आप चेक लेके दिखोगे तो आपको वहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट बैंक से मिल जाएगा, तो बैंक के अंदर जब आप जाओगे तो बैंक वाले आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर 1 या 2 मिनट के अंदर दे देंगे, और डीडी लगभग आपका 10 मिनट के अंदर बन जाता है। इसलिए आपको डीडी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉलेज अलॉट हो चुका है ना उसके कॉलेज के साथ बात करनी पड़ेगी, या फिर कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाना पड़ेगा, उनसे कॉल के ऊपर बात करनी पड़ेगी और पूछना पड़ेगा कि डीडी का अमाउंट कितना है, यानी कि कितने आरएस का आपको डीडी बनाना है, साथ ही साथ डीडी आपको किस नेम से, यानी कि डीडी के ऊपर नाम क्या डालना है, किस नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, जो फीस स्ट्रक्चर का पीडीएफ होता है ना उसके अंदर पूरा का पूरा मेंशन हो जाएगा। अगर गूगल के ऊपर नहीं मिल रहा है कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर, तो आप सीधा कॉलेज के साथ बात कर सकते हो, वेबसाइट के ऊपर कॉलेज का नंबर मिल जाएगा, वहां पर आप उनके साथ बात करके उनके साथ बातचीत करोगे ना, तो वो आपको सीधा कॉल के ऊपर बोल देंगे कि इस नाम का डीडी बनाओ, इस कैटेगरी के लिए इतना फीस पे करना पड़ेगा, और आपको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ डिमांड ड्राफ्ट इतने रुपए का आपको बनाना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन वो आपको वहां पर शेयर कर देंगे, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन थी आपको 4th राउंड के अंदर सीट मिलने के बाद क्या करना है, तो पूरा का पूरा विद डिटेल में एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर किया है। देखिए अगर आपको लास्ट राउंड तक हमारी गाइडेंस की जरूरत है, कॉल के ऊपर हमारे साथ बात करना चाहते हो तो एक 300 रुपीज हमारा पेड कॉल चार्ज है। आपको अगर जरूरत होगी, कोई भी डाउट आता है, आप हमसे थ्रू कॉल के ऊपर बात करके सॉल्व करना चाहते हो, तो आप पेमेंट करके व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम आपको पूरा का पूरा गाइड कर देंगे 1 साल तक। जब तक आपका इस साल का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक हम आपको पूरा का पूरा गाइड करेंगे। अगर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए गाइडेंस चाहिए, पर्सनल गाइडेंस, तो आपका नीट एग्जाम का फॉर्म फिल करने से लेकर आपको नेक्स्ट ईयर का सीट अलॉटमेंट होने तक, या फिर नेक्स्ट ईयर का एडमिशन प्रोसेस फिनिश होने तक आपको पूरा का पूरा पर्सनल गाइड करेंगे। उसके लिए हमारा चार्ज जो है 500 रुपीज है, इस बात का ध्यान रखिए। तो 500 रुपीज हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए चार्ज है। अगर आपको जरूरत होगी तो आप व्हाट्सएप के ऊपर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम आपको पूरा का पूरा 2024 का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने तक पूरा का पूरा गाइडेंस करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए अगर आपको 2024 के लिए पूरा का पूरा काउंसलिंग हमारे थ्रू करना है तो 2000 रुपीज हमारा पेड काउंसलिंग चार्ज है। अगर आपको जरूरत होगी तो आप व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए पेमेंट करके, हम आपका पूरा का पूरा नीट एग्जाम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने से लेकर आपको जो स्पॉट राउंड तक पूरा का पूरा आपका ऑनलाइन जो भी प्रोसेस होगा, साथ ही साथ आपको जो भी गाइड चाहिए, जो भी लिस्ट चाहिए, पूरा का पूरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग, या फिर सीईटी का जो एग्जाम होता है ना बीएससी नर्सिंग के लिए, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस हम आपका खुद करेंगे, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए।